हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन का आपके रोजमर्रा के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जीनियस मेंटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 14। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपनी साइंस एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर्स देखो तो आपको अपनी बुक को ओपन करके बैठना है और साथ में हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठा करो। जो कुछ यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 14। तो क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वो मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, आपके रोज की लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे। ठीक है, और इस वाले लेक्चर के साथ यानी कि इस टॉपिक के साथ इस चैप्टर के आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थियोरी पोर्शन, कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो भाई, ऑक्सीडेशन याद है ना आपको क्या होता है? सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये था आपका ऑक्सीडेशन। यानी कि किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन क्या था? एक तो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और आप बोल सकते हैं एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो चीजें थोड़ी खराब हो जाती हैं। ठीक है, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। तो जो आपका ऑक्सीडेशन है उसका डैमेजिंग इफेक्ट है। डैमेजिंग यानी कि हानिकारक प्रभाव है। ठीक है, कैसा है? हानिकारक। अच्छा इफेक्ट नहीं होता इसका ऑक्सीडेशन का। किस किस के ऊपर? मेटल्स के ऊपर और फूड के ऊपर, यानी कि किसी भी खाने के ऊपर ऑक्सीडेशन का अच्छा प्रभाव नहीं होता, हानिकारक इफेक्ट होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है। ओके, द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज स्टडीज एज कोरोजन एंड दैट ऑन फूड इज स्टडीज एज रेंसिडिटी। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपका जो ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है मेटल के ऊपर, उसको आप स्टडी करते हो कोरोजन के थ्रू। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है फूड के ऊपर, उसको आप स्टडी करते हो रेंसिडिटी वाले टॉपिक में। ठीक है, कोरोजन यानी कि खराब होना। किसका खराब होना? मेटल का खराब होना होता है आपका कोरोजन, और खाने का खराब होना यानी कि खाने का बासीपन आ जाना खाने में, वो होता है आपका रेंसिडिटी। क्या होता है वो? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है बासीपन आना, बासी हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे इस लेक्चर के अंदर, एक्चुअल में हम कोरोजन और रेंसिडिटी को ही यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस व्हिच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। दीज आर कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मेजर इफेक्ट्स हैं जो हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं अपने, वो है एक तो आपका कोरोजन ऑफ मेटल यानी कि मेटल का खराब होना, दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड यानी कि खाने का खराब होना। ठीक है, वन बाय वन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोरोजन को भी और रेंसिडिटी को भी। यहाँ पे आपको एक नोट दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, प्लीज नोट दैट द ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ मेटल्स एज वेल एज रेंसिडिटी ऑफ फूड इज कॉज नेचुरली बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। देखो इन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि यहाँ पे आपका मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है? आपका एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस कैसे है
यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा है ना, मेटल के पास ऑक्सीजन आएगा तभी उसका मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, तभी वो खराब होगा। वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? वो ऑक्सीजन आ रहा है आपका एयर से, और एयर क्या आपका नेचुरली तो है ना, नेचर का जो सब्सटेंस है वो एयर है, और एयर के अंदर आपकी क्या है? ऑक्सीजन है। वहां से ऑक्सीजन आ रहा है मेटल के पास और मेटल को खराब कर दे रहा है, वो होता है आपका कोरोजन। ऐसे ही फूड में क्या कर रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? वो भी आपका एयर से आ रहा है। यानी कि आपका जो कोरोजन और ये रेंसिडिटी है, ये नेचुरल फिनोमेना है। यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो मेटल है वो खराब हो जाए, ठीक है, उसमें कोरोजन लग जाए, उसमें जंग लग जाए, ठीक है। ऐसे ही आप नहीं चाहते हैं आपका खाना खराब हो जाए, पर आपके चाहने से क्या होता है? कौन सा आपके चाहने से सारी चीजें होती है? नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो कोरोजन आप नहीं चाहते हो कि हो, पर वो फिर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका एक नेचुरल फिनोमेना है भाई। अब ऑक्सीजन को तुम हटा नहीं सकते एयर में से, ठीक है, ऑक्सीजन को हटा नहीं सकते। अब मेटल बाहर होगा तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। यानी कि आपका कोरोजन और आपका जो रेंसिडिटी है ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो? मतलब आप ना चाहोगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पर आप बचा जरूर सकते हो, कुछ ना कुछ प्रिवेंशन ले सकते हो। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको बताया हुआ है, देखो, वो ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इज समटाइम्स आल्सो नोन एज एरियल ऑक्सीडेशन। देखो, वो वाला ऑक्सीडेशन जो कि जहाँ पे आपको ऑक्सीजन एयर से आ रहा है ना, तो उस टाइप की ऑक्सीडेशन को आप बोलोगे एरियल ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा था वो एयर से आ रही थी, ठीक है, तो इसको आप बोलते हो एरियल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि आपका रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, ठीक है। कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही आपके नेचुरल फिनोमेना है। यानी कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि मेटल का कोरोजन हो जाए, खाना रेंसिड हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है, पर क्या फर्क पड़ता है? फिर वो होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही एयर के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले कोरोजन। कोरोजन क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई मेटल, उसका सरफेस, ठीक है, मेटल का जो सरफेस है यानी कि मेटल की जो सतह है, ठीक है, वो क्या होती है? धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। धीरे धीरे खराब कैसे होती चली जाती है? मेटल का जो सरफेस है, जो मेटल है, वो क्या कर लेती है? रिएक्शन कर लेती है। किसके साथ? जो एयर के अंदर आपकी ऑक्सीजन होती है, मॉइस्चर होता है यानी कि वाटर होता है, उन सब के साथ रिएक्शन कर लेती है मेटल का सरफेस। यानी कि मेटल उनके साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है? उसका मेटल का जो सरफेस है वो धीरे 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 डैमेज होता चला जाता है, खराब होता हुआ चला जाता है। इसी प्रोसीजर को आप बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं इसको आप? कोरोजन। देखो, कोरोजन इज द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of air। क्या होता है कोरोजन के अंदर? जो आपका मेटल है वो क्या होता है? धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, ठीक है। ग्रेजुअली यानी कि लगातार, रोज धीरे 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 आपका जो मेटल का सरफेस है वो खराब हो जाएगा। कैसे होता है? बाय द एक्शन ऑफ। एक्शन ऑफ यानी कि उसकी रिएक्शन हो जाती है किसके साथ? एयर के साथ, ठीक है, मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ उसकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और या फिर बोल सकते हो या फिर कोई और केमिकल सब्सटेंस के साथ, एसिड के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, ओके। तो उसी को आप बोलते हो कोरोजन। सिंपल था, ठीक है। मेटल के सरफेस की जब रिएक्शन हो जाती है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, ठीक है, किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ जो आपका नेचुरली आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वहां से आपका जो मेटल है वो खराब हो जाए, वो होता है आपका कोरोजन। क्लियर होगी चीजें? ओके, आगे बढ़ते हैं। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। यही बात फिर से बोल दी, ठीक है। इसका जो मेन रीजन वो क्या है? वो है कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के एडिशन से होता है, और वो ऑक्सीजन आपको मिलती है एयर के से, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। अब यहाँ पे आपको रस्टिंग ऑफ आयरन बता दिया। जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कोरोजन की एक फॉर्म है। यानी कि अब यहाँ पे आपने मेटल डिफाइन कर दिया। अगर आपका आयरन में कोरोजन लगता है ना, उसी को आप क्या बोलते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब कि जंग लगना, ठीक है। रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। लोहे में जो जंग लग जाता है उसको बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो सभी ने देखा होगा कि लोहे में कितनी जल्दी जल्दी जंग लगता है ना। आप अपने घरों में कूलर लेके आते हो, इतना सुंदर लगता है जब आता है चमकता हुआ एकदम, ठीक है। जनरली सभी लोग कूलर बाहर रखते हैं, है ना। तो क्या होता है वहां पे? आप कूलर बाहर रखते हो, कुछ टाइम बाद आपके कूलर की शक्ल सूरत एकदम बिगड़ जाती है ना। वो सुंदर सुंदर कूलर अब क्या हो जाता है? खराब होने लग जाता है। ब्राउन कलर की उसमें लेयर जमने लग जाती है, ठीक है। वो ब्राउन कलर की लेयर क्यों जमने लग जाती है? क्योंकि आपका जो कूलर है, जो कि आपका
आयरन बॉडी से बना हुआ है, आयरन के मेटल से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, जो आपका एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, जो आपकी एयर के अंदर है, ठीक है, वहां से रिएक्शन करके जो आयरन की सुंदर सुंदर बॉडी होती है वो खराब हो जाती है और ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, और वो ब्राउन कलर की लेयर ही होती है आपकी रस्ट, यानी कि इसको बोलते हैं आप जंग बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ठीक है, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ में आपको क्लियर होगी चीजें? तो भाई यही होता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, आपका आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसको आप डैम्प एयर में रख दोगे, डैम्प यानी कि नमी वाली हवा में जिसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, इट गैस कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आपका रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस सा जम जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको रस्टिंग ऑफ आयरन समझ में आ गया, सिंपली लोहे का खराब होना, लोहे में जंग लगना इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। अब यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन लिखी हुई, ये थोड़ी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। भाई देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये कुछ भी आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। देखो, कोरोजन टॉपिक गिवन है, रेंसिडिटी टॉपिक गिवन है, पर वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, पर ये आपका एग्जाम के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये आपका एग्जाम के अंदर आ जाता है 4-5 नंबर में, तो वहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको टॉपिक डिटेल में समझाए जा रहे हैं, तो सभी बच्चे इसको अपने नोटबुक में साथ साथ नोट डाउन करेंगे, ओके। तो देखो, ये है आपका आयरन, ये है ऑक्सीजन, है ना, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और वाटर के साथ रिएक्शन करी, इन तीनों की रिएक्शन होके यहाँ से आपको ये मिल गया, और ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका रस्ट। क्या है ये, रस्ट। देखो यहाँ पे आपका 2Fe2O3 into XH2O, ये है आपका हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड का मतलब होता है उसके साथ आप वाटर ऐड हो गया है, ठीक है, किसी भी चीज के साथ अगर वाटर ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं, इसका क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस होगा, या फिर आप बोल सकते हो वो हाइड्रेटेड हो गया है, ओके। तो ये है आपका हाइड्रेटेड आयन, यानी कि यही है आपका रस्ट, ठीक है, क्या है ये आपका रस्ट, और ये पूरा प्रोसेस क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का। यहाँ पे आपको बोला गया है, यहाँ पे जो आपकी एक्स की वैल्यू गिवन है, यहाँ सिर्फ एक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर आपका एनवायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर ज्यादा नमी होगी, ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर कम होंगे तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, और ये रिएक्शन आप सभी ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन की आपकी केमिकल इक्वेशन है, ओके। कोरोजन समझ में आया आपको, रस्टिंग भी समझ में आ गई, रस्टिंग ऑफ आयरन समझ में आ गया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं कि कितनी बेकार है, कितनी खतरनाक है, कितना इस समय लॉस होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड porous substance which gradually falls off from the surface of an iron object and then the iron will start rusting। देखो, इन्होंने बोला जो आपका रस्ट है, जंग है, वो क्या आपका एक सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस है। पोरस यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको बोलते हैं पोरस सब्सटेंस, ओके। आपका जो रस्ट है वो सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस है, और जो क्या करता है, ग्रेजुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस। ग्रेजुअली यानी कि मैं बताया था लगातार धीरे धीरे उसके सरफेस से क्या होता रहता है, गिरता रहता है। देखो सिंपल सा फंडा है, आपके पास कोई आयरन की बॉडी है, ठीक है, उसमें जंग लग गया। जंग लग गया, कैसे लग गया, उस आयरन ने क्या कर लिया, लोहे ने रिएक्शन कर ली एयर के साथ, वाटर के साथ, तो उसमें जंग लग गया। जब जंग लग जाता है तो आपने देखा होगा उसे पपड़ी से जम जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर की। वो जो पपड़ी जमती है वो धीरे धीरे नीचे गिरती हुई रहती है। अब वो पपड़ी गिरी, फिर उसके अंदर क्या दिखेगा, लोहा दिखेगा, ठीक है। फिर आपको लोहा दिखाई दिया, फिर से क्या होगा, एयर आके रिएक्शन कर लेगी, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगी, वाटर आकर रिएक्शन हो जाएगी, फिर से उस जो आपको लोहे की बॉडी दिखाई दे रही थी वहां फिर से जंग लग गया, ठीक है। अब फिर से जंग लग गया तो भाई क्या होगा, फिर से पपड़ी जमेगी, उसकी रस्ट की जंग की पपड़ी जम जाती है ब्राउन ब्राउन कलर की, फिर वो वापस नीचे झड़ेगी। अगर वहां फिर से आयरन बचा होगा, फिर ऐसे ही आपका प्रोसीजर चलता रहेगा, और तब तक चलता रहता है जब तक वो क्या कर जाए, पूरे लोहे को खा ना जाए, यानी कि पूरा लोहा खत्म ना कर दे, तब तक आपका जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो चलता ही रहता है। और हम क्या करते हैं कई बार इसको बचाने के लिए, है ना, हम सोचते तो हैं कि यार हमारी जो हमारा कूलर है सेफ रहे,
तो आपकी मम्मियाँ क्या करती हैं, रस्टिंग को बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए उन पे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों कर देते हैं, ताकि चलो एक बार रस्ट लग गया, झड़ गया, चलो अब हम पेंट कर देते हैं, अगली बार उसको लोहा दिखाई नहीं देगा एयर को, ठीक है, ऑक्सीजन को लोहा दिखाई नहीं देगा, तो रिएक्शन किसके साथ होगी, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, कुछ प्रिवेंशन ले लेते हैं, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही बताना था कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। ओके, देखो, thus rusting of iron or corrosion of iron is a continuous process which if not prevented in time eats off whole iron object। देखो इन्होंने यही बोला हुआ है, जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार रस्ट लग गया, झड़ गया, तो चलो भाई मेरा काम हो गया आज का, अब नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। उसको अगर फिर से लोहा दिखाई देगा ना सरफेस में, तो वापस से रिएक्शन होगी, यानी कि वो अपने आप होता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि वो आयरन की बॉडी पूरी खत्म ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमको टाइम से अपने लोहे को बचा लेना चाहिए, यानी कि उसको प्रिवेंट कर लेना चाहिए। ओके, कोरोजन वीकेंस आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर such as railing, car bodies, bridges and ship etc. and cut short their life। इन्होंने बोला जो कोरोजन है, भाई देखो अब कोरोजन लग रहा है, जंग लग रहा है किसी भी मेटल के अंदर, या फिर आप बोल रहे हो लोहे में जंग लग रहा है, तो क्या करेगा, वो लोहे को वीक तो कर देगा, है ना। अब पहले लोहा एकदम स्ट्रॉन्ग था, उसमें जंग लगा तो झड़ गया, पतली उसकी मतलब जंग की पपड़ी लगी और झड़ गया। फिर आपका लोहा थोड़ा पतला हो गया, फिर से जंग लगा उसमें, फिर पपड़ी जमी, वो झड़ गई, फिर और पतला हो गया। यानी कि आपका जो लोहा है, वो जो आपका आयरन बॉडीज है, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से इतना नुकसान हो जाता है हम लोगों को। यानी कि आपने देखा होगा कि जो आपके पुल बने होते हैं, कई बार पानी के ऊपर पुल बने होते हैं, वो गिरने की संभावना होती है उनकी। क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी बनी होती है वो तो आयरन की होती है, ठीक है, और वो पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, तो वहां से लगातार उसमें जंग लगता रहता है और वो वीक हो जाती है। इसलिए वहां लिखा होता है ना पुलों में कि अपने रिस्क में चढ़ो भाई, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा होता है, क्योंकि वहां पे जो आपके लोहा होता है ना, आपके जो पुल होता है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, और फिर आप सोच पाते होंगे कि उसको ठीक करने में, उसको रिकवर करने में कितना ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता होगा गवर्नमेंट को, है ना। ऐसे ही आपके जो समुद्री जहाज होते हैं वो तो पानी में ही होते हैं, उनकी जो बॉडी बनी होती है वो किसकी होती है, आपकी आयरन की होती है। आधी बॉडी तो उनकी पानी में रहती है, यानी कि उसका जो आधा पोर्शन होता है उस जहाज का, वो कितना खराब हो जाता होगा, और हर बार उसको ठीक करने के लिए कितना पैसा लगता है, और कितने सारे जहाज चलते हैं इस दुनिया के अंदर। तो आप सोच पा रहे हो, कोरोजन की वजह से, रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से हमें कितना कितना पैसा उसके ऊपर लगाना पड़ता है, कितना नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे यही बताई हुई है। और जब किसी चीज़ में कोरोजन लग जाएगा, जंग लग जाएगा, उसकी लाइफ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो ही जाएगी, कम लाइफ उसकी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंड एवरी ईयर टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन्होंने यही बोला है कि हमें पूरे साल के अंदर इतना पैसा लगाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कोरोजन को बचाने के लिए। ठीक है, आयरन की जो बॉडीज खराब हो जाती है उनको चेंज करने के लिए सिर्फ इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है, पैसा क्या होता है वहाँ पे लग जाता है। ठीक है, अब इन्होंने यही बोला है कि जो आपके कोरोजन के प्रिवेंशन के मेथड है और जो इसकी बातें डिटेल में, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। वहां पे आपका ये टॉपिक और भी ज्यादा डिटेल में आने वाला है। ओके, समझ में आया। देखो यहाँ पे दिखा रखा एक, ये आपकी आयरन बॉडी थी, देखो इसमें जंग लग लग के कितना खराब हो गया, यहाँ से तो खोखला ही हो गया एकदम ही, देखो, है ना। तो समझ में आ रहा है आपको कोरोजन से कितना नुकसान सहना पड़ता है हम लोगों को। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ और कोरोजन के एग्जांपल्स बताए हुए हैं। देखो, सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। टर्निश यानी कि खराब होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। आपसे पूछा गया है कि आपने कभी कॉपर और सिल्वर के ऊपर कोटिंग देखी है, तो आप देखना जो आपका कॉपर होता है, यानी कि जो आपका तांबा होता है ना, आपने देखा होगा तांबे का लोटा सभी लेके आते हैं घरों में, है ना। कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसमें एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। ठीक है, आपका जो लोटा होता है उसके साइडों में क्या होती है, ग्रीन कलर की
लेयर जम जाती है। वो क्यों जम जाती है, वो क्या है, यानी कि इसमें आपका जो कॉपर है ना, कॉपर का क्या हो गया, वहाँ पे कोरोजन हो गया, यानी कि कॉपर मेटल खराब हो गया है। कॉपर ने क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया एयर के साथ, यानी कि एयर के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन और वाटर था उसके साथ रिएक्शन करके उस कॉपर ने रिएक्शन करी और वहाँ पे ग्रीन कलर की लेयर जमा ली, और ये भी आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपका जो सिल्वर होता है आप देखते होगे कुछ टाइम बाद काली पड़ने लग जाता है ना। आपका जो चांदी है कुछ टाइम बाद काली हो जाती है, वो क्यों हो जाती है, यही रीजन है सिंपली। ठीक है, चांदी भी आपका क्या एक मेटल है, सिल्वर आपका मेटल है। ठीक है, वो क्या करेगी, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या होगा आपका, और भाई आपका सिल्वर क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंस around it such a moisture, acids, etc. It is said to be corrode and this process is called corrosion. ठीक है, आपका कोई भी मेटल क्या होता है, मॉइस्चर्स के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हो आप कोरोड हो गया वो, यानी कि खराब हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हो कोरोजन। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर यही दे रखा है, जो सिल्वर वाला है वो आपका ब्लैक हो जाता है, और आपका जो ग्रीन होता है वो क्या होता है, कॉपर। कॉपर के ऊपर आपकी ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कोरोजन तो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, सिंपली अगर आपके खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो होती है आपकी रेंसिडिटी। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन आल्सो हैज अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। देखो वो खाना जिसके अंदर आपका फैट और ऑयल्स होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का उसके ऊपर भी क्या होता है, हानिकारक प्रभाव होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है। ओके, when the food materials prepared in fats and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. अगर आपका जो ऑयल और आपका जो फैट वाला खाना होता है उसको आप लॉन्ग टाइम तक रख लेते हैं तो आप देख पाते होंगे कि वहाँ से आपको उस खाने में से एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, यानी कि अप्रिय स्मेल जो आपको अच्छी नहीं लगती है, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है। ओके, आपने देखा होगा किसी खाने को लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है ना, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, उसमें बासीपन आ जाता है। ओके, दिस हैपन एज फॉलोज। उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, तो वही रीजन है सिंपली। क्या रीजन है, सिंपल उसने ऑक्सीडेशन कर लिया, खाने का ऑक्सीडेशन हो गया है। व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन ऑयल इन फूड get oxidized by oxygen of air, their oxidation products have unpleasant smell and taste. सिंपल उसका ऑक्सीडेशन हो गया, इस वजह से उसकी स्मेल और उसका टेस्ट क्या हो गया, खराब हो गया है, चेंज हो गया है। ओके, रेंसिडिटी इज कॉल्ड विकृत गंधिता इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में आप जो रेंसिडिटी है उसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ओके, ये भी ध्यान रख लेना आप सभी बच्चे। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड इन द फॉलोइंग वेज। अब आपको खाना खराब हो रहा है उसको बचाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि अगर आपका खाना खराब हो रहा है तो हम उसको कैसे कैसे बचा सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं। रिटार्ड करना यानी कि स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा कि आपका थोड़ा खाना अगर 2 दिन चल रहा है उसको आप 4 दिन तक कैसे बचा सकते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। ओके, सबसे पहला मेथड है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। देखो वो खाना जिसके अंदर आपका वो खाना जिसके अंदर आपका ऑयल और फैट होता है, ठीक है, उसको बचाना है आपको, तो आप क्या करोगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डाल दोगे। क्या डाल दोगे आप उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस अगर आप डाल दोगे तो आपका जो खाना है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, बच जाएगा। ओके, देखो एंटीऑक्सीडेंट इज सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। जो आपका एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन से बचाता है। हमको मेनली करना क्या है, ऑक्सीडेशन से ही बचाना है। अगर आपने ऑक्सीडेशन से बचा लिया यानी कि आपने खाने को क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, बचा लिया। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर उस खाने में आप एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डाल देंगे तो आपका खाना थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते थे, आप सभी को याद होगा, जो दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं, जो दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं, और खुद का क्या होता है उनका ऑक्सीडेशन। यानी कि आपका जो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है
अगर आप इसमें डाल दोगे तो वो इस वाले सब्सटेंस का यानी कि खाने का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, है ना। जो दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं वही तो होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डालेंगे तो हमारा खाना लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा। व्हेन antioxidants are added to food, then the fats and oils present in them do not get oxidized easily and hence do not turn acid, ठीक है। उसमें आपने डाला है ना, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डाले अपने खाने के अंदर, तो क्या होगा, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आपका खाना बासी नहीं होगा। रेंसिड होना मतलब कि बासी होना, ओके। सो द फूड्स रिमेन गुड टू ईट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, और फिर आप काफी टाइम तक उसको खा सकते हैं। The two common antioxidants used in foods to prevent the development of rancidity. देखो यहाँ पे कुछ दो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस के नाम बताएं जिनको आप क्या करेंगे, खाने में डालेंगे तो आपका खाना लॉन्ग टाइम तक क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, ओके। पहला है BHA। BHA की फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, ठीक है। ये आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। ऐसे ही BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ये भी आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। इसको क्या करोगे, आप खाने में डालोगे तो आपका खाना ऑक्सीडाइज नहीं होगा आसानी से और आपका खाना बच जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। देखो अब उन्होंने बोला कि आप किस तरीके से और खाना बचा सकते हो। जो आपका पैकिंग वाला फूड होता है, यानी कि आपके जो चिप्स हैं, लेज, कुरकुरे वगैरह होते हैं ना, पैकेट के अंदर बंद होते हैं, आपने देखा होगा वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व हो जाते हैं, यानी कि वो 1-2 दिन में खराब नहीं होते हैं, ठीक है, तो काफी लंबे समय तक चल जाते हैं। वो कैसे चल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आपकी नाइट्रोजन की गैस फिल होती है। वहाँ क्या होती है, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो फिल होती है। इसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि आपका जो ये ऑयल वाला सब्सटेंस है, यानी कि आपके जो चिप्स वगैरह वो सेफ रहे, क्योंकि जो आपकी नाइट्रोजन होती है वो अनरिएक्टिव गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, यानी कि वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगी तो इनके अंदर जो आपके आलू के चिप्स होंगे उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो उनको क्या करेगी, खराब होने से भी बचा लेगी, है ना। आपने देखा होगा इतना बड़ा चिप्स का पैकेट होता है, इतना लगता है कि पता नहीं कितने सारे भरे होंगे इसके अंदर, और खोलते हैं उसको इतने से निकलते हैं, है ना। तो भरा भरा क्यों है, फुला फुला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल है। और नाइट्रोजन गैस फिल क्यों करते हैं, है ना, इसलिए करते हैं ताकि आपके जो चिप्स हैं वो खराब ना हो। और आपने देखा होगा जब आप घर में ले आए पैकेट, आपने खोल दिया, थोड़े बहुत खाए, थोड़े आपने ऐसे रख दिए, कहा कि कल खाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो आप देखते होंगे उसके अंदर वो सीद से जाते हैं ना, सीद साना, यानी कि वो थोड़े उनका करारापन खत्म हो जाता है, बासीपन आ जाता है उसके अंदर, है ना, क्योंकि अब उसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, क्योंकि आपने पैकेट खोल दिया। पैकेट खोला, नाइट्रोजन गैस बाहर, ऑक्सीजन अंदर, रिएक्शन स्टार्ट, और आपका जो चिप्स है वो वापस क्या हो गए, खराब हो गए, है ना। तो इस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखते हैं ताकि आपकी ऑक्सीजन रिएक्शन इसके साथ रिएक्ट ना करे और आपका जो ये चिप्स वाली चीजें हैं, पैकेट वाली चीजें हैं, वो काफी टाइम तक आगे चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही लिखा हुआ है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे थर्ड है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। देखो रिटार्डेड मैंने बता दिया आपको, स्लो डाउन, ठीक है, यानी कि स्लो डाउन, यानी कि जो खाना आपका 2 दिन चल रहा है उसको आप 4 दिन कैसे बचा सकते हो, जो आपका आधा घंटा चल रहा है उसको 1 घंटे तक कैसे बचा सकते हो, ये हम यहाँ पे जानेंगे, ओके। देखो अगर आप खाने को क्या कर देते हो, फ्रिज में रख देते हो तो भी आपका खाना थोड़ा टाइम तक चल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, जो आप गर्मियों में दूध लेके आते हो, है ना, दूध को अगर 2-3 घंटे अगर बाहर रख दो तो वो आपका फट सकता है, गर्मियों के टाइम स्पेशली, है ना। गर्मियों के टाइम में क्या होता है, आपका दूध अगर आपने फ्रिज में नहीं रखा तो आपका दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि दूध हमारा 1 दिन तो चल ही जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उस दूध को फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर लो डाउन हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीका है जिससे आप रेंसिडिटी को बचा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सिंपली अपने खाने को फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीका है, किस चीज का तरीका, ये रेंसिडिटी को बचाने का, खाने को बासी होने से बचाने का, यानी कि यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे कम हो पाती है और आप खाने को थोड़ा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख पाते हैं, ओके। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या बोला गया है,
रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब उन्होंने बोला है कि आप खाने को एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी फिल कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर यानी कि ऐसे बर्तन के अंदर रखना है आपको जिसका ढक्कन बहुत टाइट हो, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एयर ना घुस पाए, कहीं से भी अंदर एयर ना आती हो, ठीक है। अगर ऐसे बर्तन के अंदर आप किसी सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं तो वो भी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व हो जाएगा, लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा, है ना। देखो अगर उसके अंदर एयर ही नहीं घुस पा रही है तो रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि सारा खेल तो एयर का ही है। रिएक्शन कहाँ से हो रही है, एयर के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन है, रिएक्शन तो वहीं से हो रही है। अब आपने ऐसे डिब्बे के अंदर पैक कर दिया कि वहां से एयर घुसनी बड़ी मुश्किल है उसके अंदर, ठीक है। उस डिब्बे के अंदर ऑक्सीजन घुसनी, एयर घुसनी बड़ी मुश्किल है, तो आपका खाना क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका खाना आपको क्या करना चाहिए, कैसे बर्तन में स्टोर करना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, ओके। आगे देखो, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। और अगर आप खाने को क्या कर रहे हो, लाइट से दूर स्टोर करके रखते हो तो भी आपका खाना क्या होता है, क्या हो सकता है, बच सकता है रेंसिडेंट होने से, बासी होने से, ठीक है। देखो कई सारे खाने ऐसे होते हैं अगर उसको आप लाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना, आपको लाइट की प्रेजेंस में मत रखो, लाइट की प्रेजेंस में नहीं रखोगे तो आपका खाना बच जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तरीके हैं किस चीज के, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। कोरोजन समझ में आ गया, रेंसिडिटी समझ में आ गई, प्रिवेंशन के मेथड बता दिए कि आप रेंसिडिटी को कैसे कैसे बचा सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ आपका इस चैप्टर का जो आपका थ्योरी पोर्शन, कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब आप सभी बच्चों को एक बार पूरे चैप्टर की एक बार अच्छे से रिवीजन लेनी है, ठीक है। और जो आपका वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक था उसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। आप अच्छे से रिवाइज करके आना। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।